जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? रेहान यूसुफ, सबा शेख, ओवेश कोहली, सलमान मलिक, मलका यास्मीन, सुमैया खातून। आवाज़ और बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आज की अपनी क्लास को जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, उर्दू के मुख्तलिफ नज़रियात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात। उर्दू के आगाज़ के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात जो है वो हमें करना है। और मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक नज़रिया किसने पेश किया है? बताइए। अब कल मैंने पूछा था आप लोगों से कि उर्दू के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात में सबसे पहले किसने दिया था? बिल्कुल, मीर अमन ने दिया था, याद रख लीजिएगा, मीर अमन। और इन्होंने कहा था उर्दू अकबर के अहद में उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां और शाहजहां के दौर में उसे फरोग मिला और शाहजहां के दौर में उर्दू को क्या कहा जाता था? उर्दू मुअल्ला कहा जाता था, जिसका मतलब है शाही दरबार की जबान। शाही दरबार की जबान उर्दू मुअल्ला कहा जाता था शाहजहां के दौर में। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है इतनी बात तो हर शख्स जानता है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है? ये किसका नज़रिया है? ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। और ये इन्होंने किस किताब में कहा है? ये कहा है आब हयात में, जो कब लिखी गई है? 1880 में लिखी गई है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रख लीजिएगा, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। आब हयात 1880 में लिखी गई और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। और इन 5 बाब में 29 शोरा का जिक्र है। याद रख लीजिएगा, 29 शायरों के बारे में लिखा हुआ है आब हयात में। ठीक है, 29। पहले 28 थे, बाद में 29 हो गए। और 29वां कौन सा जोड़ा था? तो याद रख लीजिएगा, 29वां जोड़ा गया था मोमिन खा मोमिन। 29वां जोड़ा गया था मोमिन खा मोमिन को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा।
आब हयात 1880 में लिखी गई 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, 29 शोरा का जिक्र है। और कोई बच्चा बता सकता है आब हयात का इंग्लिश में तर्जुमा किसने किया था? आब हयात का इंग्लिश में तर्जुमा किसने किया था या किसने मदद की थी? तो याद रख लीजिएगा, शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी ने आब हयात का इंग्लिश में तर्जुमा में हेल्प की थी या मदद की थी या उसके साथ किया था। ठीक है, ये हो गई हमारी मोहम्मद हुसैन आजाद के हवाले से बात। ठीक है, अब शमसुर रहमान फारूकी ने जो इंग्लिश में तर्जुमा किया था वो अकेले नहीं किया था बल्कि किसी के साथ किया था। वैसे आपसे इतना नाम पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं WPRIC PRIT है, सॉरी, PRITCHELT, ये नाम है राइटर का, W प्रिटचार्ल्ट। उसने क्या किया था, आब हयात का इंग्लिश में तर्जुमा किया, जिसमें मदद की किसने? शमसुर रहमान फारूकी साहब ने। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी, इनका कौल है उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये नजरिया है हाफिज महमूद शिरानी का। इनकी किताब है जिसका नाम है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू, और ये कब शाये हुई तो याद रख लीजिएगा 1928 में। जिसके मैं ईयर लिखवाऊंगा उसके आप लोग ईयर जरूर याद रखना। हाफिज महमूद शिरानी, पंजाब में उर्दू, 1928 में लिखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। ठीक है, और उसको जो है वो दो नजरिए से बताया। एक बताया तारीखी मंजर से, अगर पूछे कितने नजरिए पेश किए हैं तो दो किए हैं। पहला तारीखी मंजर या तारीखी एतबार से, और दूसरा है लिसानी एतबार से। लिसानी एतबार से ये दोनों मुद्दे रख के उन्होंने बताया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। तारीखी एतबार से क्यों? क्योंकि जितने भी मुसलमान भारत आए वो सारे पंजाब से होते हुए आए, इसीलिए उन्होंने इस बात को जहां वहां पर रखा। जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो भी पंजाब में से ही आया था, जो पंजाब में सिंध पड़ता है, उसी रास्ते से। और लिसानी का मतलब यह है कि उर्दू में और पंजाबी में तकरीबन 60% एक जैसी ही क्या है, लफ्ज हैं, एक जैसी ही बोलने का तरीका है। तो ये दो नजरिए पे उन्होंने बात की थी हाफिज महमूद शिरानी ने। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी, इनका कौल है उर्दू का सहरा, उर्दू का सहरा सिंध में तैयार हुआ, सिंध में तैयार हुआ, या उर्दू की पैदाइश सिंध में तैयार हुई। सिंध यही पंजाब वाला है। और ये बात कही इन्होंने अपनी तसनीफ जिसका नाम है नुकूस सुलेमानी में। इनकी किताब का नाम है नुकूस सुलेमानी, और कब शाये हुई? 1939 में, 1939 में। उसमें उन्होंने ये बात कही उर्दू का सहरा सिंध में तैयार हुआ। सैयद सुलेमान नदवी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सैयद सुलेमान नदवी के बाद नसीरुद्दीन हाशमी।
نصیر الدین ہاشمی، ان کا نظریہ ہے اردو دکن میں پیدا ہوئی، اردو دکن میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اردو دکن میں پیدا ہوئی، اور ان کی کتاب ہے دکن میں اردو، بہت مشہور کتاب ہے۔ آپ لوگ اگر دکن کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھیا کتاب کوئی ہے نہیں نصیر الدین ہاشمی کی، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب ہے دکن میں اردو، جو کب شائع ہوئی ہے؟ 1923 میں، 1923 میں دکن میں اردو، اور اسی میں انہوں نے بتایا ہے کہ اردو جو ہے وہ دکن میں پیدا ہوئی، جس میں انہوں نے علاؤالدین خلجی، محمد بن تغلق اور بہمنی دور کے پس منظر میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مشہور وہ ہمارے مسعود حسین خان، مسعود حسین خان بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے اردو کی پیدائش نواح دہلی میں ہوئی ہے، اردو کی جائے پیدائش نواح دہلی میں ہوئی ہے۔ نواح کا مطلب ہوتا ہے دلی کے آس پاس کا علاقہ، ٹھیک ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں دلی این سی آر، ٹھیک ہے، دلی کے آس پاس اردو کی پیدائش نواح دہلی میں ہوئی ہے، یہ بات کہی ہے مسعود حسین خان نے۔ اور جتنے بھی نظریے ہیں اس میں جو سب سے مضبوط اور سب سے قبول اور سب سے ٹھوس ہے وہ یہی والا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں، جو کب شائع ہوئی؟ 1948، 1948 میں، 1948 میں۔ تو یہ کچھ نظریے ہیں جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے ضرور یاد رکھنے ہیں، اور ان کی کتاب اور ان کا ایئر بھی یاد رکھنا ہے، اور اس میں بھی جو مشہور ہے وہ ہے مسعود حسین خان کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو ایگزام میں آ جاتے ہیں، جیسے محی الدین قادری زور کا ہے، محی الدین قادری زور، انہوں نے جو ہے وہ اردو کی جائے پیدائش کس سے بتائی ہے؟ ہریانوی سے بتائی ہے۔ اردو کی جائے پیدائش ہریانوی سے ہوئی ہے، ہریانوی سے ہوئی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے محی الدین قادری زور نے، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہندوستانی لسانیات، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا، ایگزام میں بہت بار پوچھی گئی ہے، کول بھلے ہی نہ پوچھے لیکن یہ پوچھ لے گا کہ محی الدین قادری زور کی کتاب کا نام کیا ہے، یا ہندوستانی لسانیات کی مصنف کون ہے؟ تو محی الدین قادری زور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے شوکت سبزواری، شوکت سبزواری، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو اردو کی جائے پیدائش بتائی ہے، اردو کی جائے پیدائش وہ بتائی ہے دو آب، اردو کی جائے پیدائش دو آب میں ہوئی ہے۔ اب یہ دو آب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس پہ دیکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں۔ کب لکھی گئی ہے ہندوستانی لسانیات؟ میں نے بیٹا جس کا ایئر امپورٹنٹ ہے اس کا لکھوایا ہے، اس کا ایئر امپورٹنٹ نہیں ہے مت لکھیے، ٹھیک ہے۔ اردو کی جائے پیدائش دو آب میں ہوئی ہے، دو کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، دو کا مطلب ہوتا ہے دو، اور آب کا مطلب ہوتا ہے دریا،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو کی جائے پیدائش دو دریا کے بیچ میں ہوئی ہے، یا دو دریاؤں کے بیچ کے علاقے میں ہوئی ہے، اور وہ دو علاقہ کون سا ہے؟ وہ علاقہ ہے گنگا و جمنا کا۔ ٹھیک ہے، گنگا و جمنا کا بھی آ جائے تب بھی آنسر یہی ہوگا، شوکت سبزواری۔ ٹھیک ہے، اتنا امپورٹینٹ نہیں ہے بیٹا ہندوستانی لسانیات، جس کا ایئر میں نے لکھوا دیا وہی امپورٹینٹ ہے۔ ایسا تو بیٹا بہت ساری ہو جائیں گے، کہاں تک لکھو گے؟ ٹھیک ہے، ایسے تو بہت ساری ہو جائے گی، آپ کہاں تک لکھو گے؟ ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کس کتاب میں کہی ہے؟ تو اردو لسانیات، یہ بات کہی ہے انہوں نے اردو لسانیات میں۔ کس نے؟ شوکت سبزو والے نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ڈاکٹر گیان چند جین۔ ڈاکٹر گیان چند جین، انہوں نے کہا ہے اردو کی پیدائش کھڑی بولی سے ہوئی ہے۔ اردو کی جائے پیدائش کھڑی بولی سے ہوئی ہے، یہ بات کہی ہے ڈاکٹر گیان چند جین نے۔ اردو کی جائے پیدائش کھڑی بولی سے ہوئی ہے، یہ بات کہی ہے گیان چند جین نے۔ اس کے بعد انشاء اللہ خان انشاء اللہ خان انشاء، انہوں نے کہا ہے اردو کی پیدائش عربی، فارسی، برج بھاشا، اردو کی پیدائش عربی، فارسی، برج بھاشا اور کھڑی بولی پر مشتمل ہے۔ اردو کی پیدائش عربی، فارسی، برج بھاشا اور کھڑی بولی پر مشتمل ہے، یعنی کہ ان چاروں زبانوں سے مل کے ہی کیا بنی ہے؟ اردو بنی ہے۔ یہ بات کہی ہے انشاء اللہ خان انشاء نے۔ بس یہ کچھ نظریات ہیں جو آپ کو ان کے حوالے سے جو کیا کرنے ہیں، یاد رکھنے ہیں، اور اتنا ہی جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ یا تو کال پوچھ لے گا یا جو ہے وہ کتاب کے نام پوچھ لے گا رینڈملی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو پہلی یونٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں پہلا ٹاپک ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ اہم کتابیں ہیں جو لسانیات کے طور پہ ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے زبان اور اردو، یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ہے رشید حسن خان۔ ان کی کتاب ہے زبان اور اردو، یہ تحقیق نگار ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اردو کے آغاز کے تعلق سے کوئی نظریہ تو پیش نہیں کیا، لیکن کتاب ضرور لکھی ہے، زبان اور اردو۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اردو کیسے لکھیں، یہ بھی کس کی ہے؟ یہ بھی رشید حسن خان کی ہے۔ زبان اور اردو کیسے لکھیں، یہ دونوں ہیں کس کی ہیں؟ رشید حسن خان کی۔ اس کے بعد اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل بیگ کی ہے۔ مرزا خلیل بیگ کی اردو کی لسانی تشکیل، مرزا خلیل بیگ کی کتاب۔ اس کے بعد اردو کا ابتدائی زمانہ،
یہ ہے شمس الرحمان فاروقی کی. اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ کتاب ہے شمس الرحمان فاروقی کی. اس کے بعد اردو کی تنقیدی تاریخ. اردو کی تنقیدی تاریخ یہ ہے احتسام حسین کی. احتسام حسین کی ہے اردو کی تنقیدی تاریخ، احتسام حسین کی. ٹھیک ہے. زبان اور اردو رشید حسن خان. اردو کیسے لکھیں؟ رشید حسن خان. اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل بیگ. اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمان فاروقی. اردو کی تنقیدی تاریخ احتسام حسین. اسی کے ساتھ ایک اور کتاب ہے اردو لسانیات کا خاکہ. اردو لسانیات کا خاکہ یہ بھی کس کی ہے؟ احتسام حسین کی. یہ بھی کس کی ہے؟ احتسام حسین کی ہے اردو لسانیات کا خاکہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں 2 کتاب آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں. ایک ہے ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی، اور ایک ہے اردو لسانیات شوکت سبزواری. آپ لوگ کنفیوز مت ہونا، میں چلو لکھوا دیتا ہوں. اردو لسانیات ہے کس کی؟ شوکت سبزواری کی. شوکت سبزواری. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہندوستانی لسانیات. ہندوستانی لسانیات یہ ہے ہماری محی الدین قادری زور کی. محی الدین قادری زور. تو یہ تینوں کتابیں ملتی جلتی سی ہیں، اردو لسانیات کا خاکہ، اردو لسانیات اور ہندوستانی لسانیات. تو کنفیوز مت ہونا، اس لیے میں نے ان کے نام کے آگے آپ کو ان کے مصنف کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے. یہاں تک بتا دیجیے کسی کا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی کویری ہو تو. گڈ. اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جب ٹاپک کور ہو جائے گا یا ٹاپک سلیبس کے اعتبار سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا. حالانکہ ٹیسٹ کے لیے ہم لوگوں نے ایک دن متعین کر رکھا ہے، وہ ہے ہمارا سیٹرڈے. ٹھیک. اب آپ کی کلاس ہوتی ہے صبح 8 بجے، تو ٹیسٹ بھی جب بھی آپ کا ہوگا 8 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک رہے گا. مطلب ایپ پر جو ٹیسٹ اویلیبل رہے گا وہ تقریباً صبح کے 8 سے لے کے شام کے 8 بجے تک، یعنی کہ 12 گھنٹے تک اویلیبل رہے گا. لیکن جب آپ لوگ ٹیسٹ کو شروع کر دیں گے، فور ایگزامپل آپ نے ٹیسٹ کو 9:30 پہ شروع کیا تو آٹومیٹکلی 10:30 پہ وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے 1:02 پہ شروع کیا تو 2:02 پہ وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ سبمٹ ہو جائے گا آپ کا. یعنی کہ آپ کو کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ ہی ملے گا. آپ دن میں کبھی بھی دے سکتے ہیں 8 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک. لیکن جیسے ہی آپ لوگوں نے ٹیسٹ کھولا تو آپ کو صرف اور صرف 1 گھنٹہ ہی ملے گا. یاد رکھ لیجیے. کبھی یہ کہیں سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، ہم بھول گئے. اور ٹیسٹ ایک ہی بار ہی آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. جیسے کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے بعد میں، تو اسی طریقے سے آپ ایک بار جب اٹیمپٹ کر لیں گے تو اس کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی. وہیں ٹیسٹ والے آپشنز میں ہی ایک آپشن آئے گا رپورٹ کا، وہاں پر آپ کو ٹیسٹ کی پی ڈی ایف مل جائے گی. آپ بعد میں بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. آنسر صرف آپ ایک بار دے پائیں گے. سلمان ملک کتنے کوشچنس رہیں گے وہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے. میں 70 بھی دے سکتا ہوں، 80 بھی دے سکتا ہوں، 100 بھی دے سکتا ہوں، 50 بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اتنے دوں گا کہ آپ 1 گھنٹے میں آرام سے کر لینا.
ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आपका टेस्ट सैटरडे में होना है लेकिन कल है फ्राइडे, आप कल क्लास चाहते हैं या आप कल ही टेस्ट देना चाहते हैं? आप कल क्लास लेना चाहते हैं या आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं कल? जो क्लास लेना चाहते हैं वो ए लिख दीजिएगा, जो टेस्ट लेना चाहते हैं वो बी लिख दीजिएगा। अच्छा, थर्सडे है कल? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओ, कल थर्सडे है, ठीक है। उवेश कोहली सिर्फ टेस्ट बोल रहा है, बाकी सारे क्लास बोल रहे हैं। मतलब अभी बच्चों की तैयारी नहीं है टेस्ट को लेकर। चलिए कोई बात नहीं, कल क्लास कर लेते हैं और सैटरडे में टेस्ट रख लेंगे। कल हम लोग एक नई टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे। अब मुझे इतना बता दीजिए कि आपका जो है वो एक टॉपिक पूरा मुकम्मल हो गया। मुझे इसका फीडबैक दीजिए आप लोग कि आपको ये टॉपिक हमने पढ़ा, ये कैसा लगा, ये टॉपिक आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया? क्लास को ज्वाइन करने से पहले जो आपके मन में डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए या अभी भी कुछ डाउट बाकी है? या आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा? क्योंकि जब क्लास शुरू हो जाती है, उसका जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तब उस बारे में बात करता हूँ, क्योंकि डेमो क्लास आपकी अवेलेबल नहीं होती है हमारे यहाँ पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एक बच्चा क्लास में आ जाए और फिर वो वापस चला जाए, अभी तक तो नहीं हुआ है। अब मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा या एक एक बच्चे से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे बताएं कि आपको ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद कुछ फर्क नजर आया? क्योंकि सबको लगता है ऑनलाइन में फ्रॉड होता है, ऑनलाइन में पैसे ले लेते हैं, क्लास नहीं कराते हैं, अगर कराते भी हैं तो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, लाइव नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे जो पूछे बच्चों ने, सर आप ऐसा तो नहीं करेंगे पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम क्लास नहीं कर पाएंगे, हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? तो जो मन में पहले सवाल थे, क्या अब उनको आपको आंसर मिल गया है? क्या आपको लगता है कि हाँ, शुरुआत में कुछ दिक्कत होती है, कुछ क्यूरियोसिटी होती है दिमाग में लेके कि यार पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे, पैसे तो नहीं खराब हो जाएंगे हमारे अम्मी अब्बू के? उस तरीके से मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि एक टीचर की जो असल कमाई है वो फीडबैक ही होता है। ठीक है, पैसे तो वो सांवी चीज होती है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे अहम कमाई होती है टीचर की वो फीडबैक होती है। क्योंकि फीडबैक से वो अपनी टीचिंग में, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाता है ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सके या और बेहतर तरीके से बच्चों को क्लास में दिलचस्पी के साथ तालीम दे सके। सलमान मलिक कह रहे हैं नाइस टीचिंग मेथड, ठीक है। रिहान यूसुफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुड। शबा शेख, मगरिबी हिंद में जितनी बोलियां हैं पांच, किस किस इलाके में बोली जाती हैं, इस पर थोड़ा सा बता दें। ठीक है, ब्रज भाषा बेटा मथुरा में बोली जाती है, कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, बुंदेली बुंदेली में बोली जाती है, खड़ी बोली दिल्ली एनसीआर में बोली जाती है, और हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। मलका यास्मीन,
अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उवेश कोहली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक। ऐसा तो नहीं लग रहा कि चीजें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं? सर बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को? इतना लग रहा है कि हाँ, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम लोग अपने दिमाग में तरतीबवार जो है वो बिठा रहे हैं। क्योंकि पढ़ना और उसे तरतीब के साथ पढ़ना बहुत अलग होता है। ऐसा नहीं होता कोई ये वाला टॉपिक पढ़ लो, फिर वो वाला पढ़ लो, फिर वो वाला पढ़ लो। चीजों को कड़ी दर कड़ी जोड़ के पढ़ोगे तो वो एक चैन बन जाएगी, और जब चैन बन जाएगी तो वो आपको एग्जाम में फायदा देगी। ठीक है ना? कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर क्लास थोड़ी छोटी होती है। बेटा शुरुआत में अगर मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा तो दिमाग में भरेगा नहीं। दिमाग को भरने के लिए पहले हमें छोटी छोटी चीजें उसमें क्या है डालनी है, ताकि हमारे जब हम लोग बड़ी चीज पढ़ें तो क्या हो जाए, सारी चीजें आ जाए। जैसे बड़ी चीज में हमारे पास गजल है, नज़म है, अफसाना है, नॉवेल है, दास्तान है। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। इसमें बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारी हालात जिंदगी हैं, बहुत सारी अदबी खिदमत हैं। ये टॉपिक छोटा है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है। मैं अगर चाहता तो ये टॉपिक 2 दिन में ख़त्म कर देता। 2 दिन का टॉपिक है, इससे ज़्यादा दिन का नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसे तकरीबन 4-5 दिन चलाया है, ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए और बच्चे जो है वो क्लास में इनरोल होने लगे। इनरोल का मतलब ये है कि आप लोग लाइव आने लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आता है। अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं या मेरे राय पे चलना चाहते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी मैं तभी आप लोगों को दे पाऊंगा जब आप लोग लाइव क्लास में रहेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1-2 दिन के लिए नहीं कहता कि किसी काम आ गया, कोई मजबूरी है या नेटवर्क इशू है। मेरे यहाँ से भी नेटवर्क इशू होगा कभी कभी, लेकिन वो क्या है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपने खामियों के पश मंज़र में देखेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। आप बस लाइव रहें तो आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। ठीक है। शबा शेख कह रही है सर क्लास 8 बजे शुरू कर दी। शबा शेख, इससे पहले वाली मेरी क्लास होती है एक, जो 7 बजे से शुरू होती है। ठीक है। अब वो 7 बजे से शुरू होके वो 8 से कुछ मिनट पहले ख़त्म होती है। तो इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर है, टैब है, लैपटॉप है, उसे भी थोड़ा सा क्या होता है, आराम देना होता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि 8 से 9 आपकी क्लास होती है, इसके बाद 9 से 10 क्लास होती है यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर की, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपकी क्लास ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपसे पहले भी क्लास होती है मेरी और आपके बाद भी होती है। आपका जो ब्रेक जो 5-6 मिनट लेट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि मैं उसमें ब्रेकफास्ट करता हूँ। इस वजह से वो आपकी क्लास थोड़ी सी लेट होती है, क्योंकि वहाँ क्लास छोड़ता हूँ मैं 7:50 या 7:55 पे। उसके बाद कॉफ़ी, चाय, अंडा, ब्रेड जो भी अवेलेबल हो नाश्ते में, वो उसके बाद मैं आपकी क्लास लेता हूँ। अब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी 8:50 पे या 8:55 पे। उसके बाद मैं 9 बजे शुरू करूंगा दूसरी वाली क्लास, या मुझे फ्रेश होने जाना है या कुछ और काम है तो वो भी 5-6 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है। क्लास आपके अगर हो नहीं होगी तो वो होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं नोटिस डाल दूंगा। या तो आप नोटिस बोर्ड चेक कर लीजिएगा या फिर आप लोग चैट बॉक्स डाल लीजिएगा। ये जो देरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट की वजह से देरी होती है, और कोई दूसरा मसला नहीं है। ठीक है। हालांकि आपकी भी है कि सर क्लास टाइम से शुरू होनी चाहिए, लेकिन मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में आने के लिए थोड़ा सा डिजिटल डिवाइस जो होती है उसको थोड़ा सा आराम देता हूँ।
और फिर नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी भी मिलना ज़रूरी है। आप लोग देखते हैं जब क्लास शुरू होती है तो मेरा पहला सवाल ही यही होता है कि आवाज़ और बोर्ड क्लियर है या नहीं, क्योंकि जब तक आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी नेट की नहीं मिलेगी तो क्लास अच्छी नहीं होगी। ठीक है। राबिया खातून कह रही है, जी शुक्रिया सर, बहुत उम्दा अंदाज, आप हमारे मुस्तकबिल संवारने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं आपकी ममनून हूँ, सद शुक्र आपका। शुक्रिया बेटा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और कल मुलाकात करेंगे 8 बजे ही, और फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई नया टॉपिक पढ़ने का मन हो तो बता दीजिएगा, वैसे हम लोग कल कसीदा शुरू करेंगे। क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल।